दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं। ये मौसम बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद भी है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस मौसम में थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि उनकी हेल्थ उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। आज मैं बात कर रही हूँ अस्थमा का शिकार होने वाले लोगों की। आप सोचेंगे कि ये मेरे चैनल से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आपसे रिलेटेड टॉपिक है। आप हो सकते हैं, आपके घर में आपके कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, आपके घर में कोई मौजूद बच्चा हो सकता है, आपके ख़ानदान में कोई हो सकता है, आपका कोई प्यारा हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई अज़ीज़ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो जो एक शिद्दत वाला अस्थमा का अटैक होता है, इस साल आप उसको प्रिवेंशन उसकी और उसको कैसे क्योर करना है और उससे क्या बचना है और उसको कैसे डील करना है, और इस साल अगर आप उस अटैक से बचना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम द्वारा रज़ा है और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, DIYs के बारे में, होम रेमेडीज़ के बारे में, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। हफ्ते में 3 दिन आप मेरी वीडियो देखते हैं जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। आज का टॉपिक अगर आपकी खूबसूरती को नहीं भी निखारेगा तो आपकी सेहत को बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज का टॉपिक शायद मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके किसी प्यारे के लिए, आपके घर में मौजूद किसी बड़े के लिए, आपके घर में मौजूद किसी बच्चे के लिए ज़िंदगी बचाने का सबब बन जाए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में जो खांसी ज़ुकाम नज़ला है ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, सर्दी ज़ुकाम और नज़ला खांसी एक बहुत कॉमन मसला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खांसी और एस्थमे में क्या डिफरेंस है? हम में से आधे लोग पूरा सालों साल ये बात को डिफ्रेंशिएट यानी कि इसमें फ़र्क ही नहीं महसूस कर पाते कि क्या आया ये इंसान खांसी में मुब्तला है जो कि 10-15 दिन से ज़्यादा हो गई है, या ये एस्थमा में मुब्तला है, जब तक कि आपकी अपना कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता या इसमें कोई सफ़र नहीं हो जाता। आज बात करेंगे, अगर आपके घर में मौजूद किसी को भी, आपको, आपके घर में किसी छोटे बच्चे को, रेड जोन में कौन होते हैं यानी कि ख़तरे के दायरे में कौन लोग होते हैं सर्दियों में? जो 50 साल से बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं। ये वो लोग हैं जो सुर्ख दायरे में खड़े होते हैं सर्दियों में। मौसम बदलता है और मौसम में आजकल फॉग से ज़्यादा स्मोग है, यानी कि ये धुंध नहीं है, ये धुआं है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आपको 15 से 20 दिन से ज़्यादा खांसी हो रही है, मुस्तकिल हो रही है और खांसी का अचानक दौरा पड़ रहा है, यानी कि खांसी है तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप एक मरतबा एक दवाई ले रहे हैं, दूसरी दवाई ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक का अगर एक शॉट ले रहे हैं और अगर वो वायरल कफ है तो 2 से 3 महीने, 6 महीने आपको किसी दूसरी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कंटिन्यू आपने देखा कि जी 2 से 3 महीने में ये 4-5 अटैक्स हो गए, 2-3 अटैक हो गए खांसी के, तो फिर आपको देखना चाहिए कि ये एस्थमा है। एस्थमा का इनिशियल फेज भी हो सकता है और एस्थमा की जो बाद के फेसेस भी हो सकते हैं। आपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई भी दवाई नहीं देनी है। खांसी का एक आध दिन की खांसी है, ठीक है, सिरप, कफ सिरप दे दें, घरेलू टोटके इस्तेमाल। आज मैं बात करूंगी कि अगर आपके घर में, फैमिली में कोई भी एस्थमेटिक पेशेंट है तो आपने क्या क्या घर में करना है और क्या क्या नहीं करना है। सर्दियों के मौसम में खुश्की ज़्यादा हो जाती है और ठंड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो फेफड़े हैं उसमें उनकी जो बारीक नालियाँ जो हवा को, ऑक्सीजन को रखती हैं, वो कंजस्टेड हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। आपके चेस्ट में, आपके नाक की नाली में जो भी हवा लेने का, जो सांस लेने की जो नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो इसकी वजह से ज़रा ये ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है गर्मियों के बनिस्बत। एस्थमा 12 महीने में कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये जो सर्दियों का मौसम होता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा आपकी ख्याल रखने वाला होता है। सर्दियों में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? अगर आपके घर में, फैमिली में कोई भी एस्थमेटिक पेशेंट है, आपने अपने घर में कोई जानवर नहीं रखना है। याद रखें कि जो ट्रिगर करती हैं ना चीज़ें, ट्रिगर करने का मतलब ये होता है कि मैं उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, जो चीज़ें चिढ़ाती हैं एस्थमा को, उसमें आपके परिंदे हैं, आपके जानवर हैं, चाहे वो पालतू जानवर ही हों, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, जो भी आपके नज़दीक हैं, ठीक है, स्पेशली बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये जानवर, आपके जो तोते, चिड़ियाँ,
आपने घर के नज़दीक मुर्गियाँ, कबूतर, ये सारी चीज़ें, आपके जो घर में जो भी कोई तेज़ परफ्यूम लगाता है, अगर परफ्यूम लगाने वाला बंदा उस पेशेंट के सामने, बच्चे के सामने, बड़े के सामने जाएगा तो एस्थमा को चिढ़ आएगी और वो अपना अटैक दोबारा लेकर आएगा। घर में लगाने वाला जो भगार होता है या तड़का होता है या मसाला भूनने की जो तेज़ खुशबू होती है वो इसको ट्रिगर करती है। अगर आप कोई बहुत तेज़ खुशबू से घर में सफाई करते हैं, यानी कि जो फिनाइल, जो एंटीसेप्टिक, जो एंटीबैक्टीरियल जो सोल्यूशन होते हैं, अगर वो स्मेल उसको ट्रिगर करती है तो वो होगी। घर में मौजूद अगरबत्ती या इस तरह की कोई भी तेज़ चमेली के तेल की खुशबू, कोई भी रूटीन से हटकर जो तेज़ खुशबू है, आपके घर में अगर कोई सिगरेट पीता है या आसपास कोई सिगरेट पीता है, इवन डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि आपने 5 घर दाएं, 5 घर बाएं, 5 घर सामने और 5 घर पीछे अगर आपके घर के आसपास कोई जानवर है तो आपको एस्थमा का जो है वो काफ़ी परेशानी हो सकती है। एस्थमा के पेशेंट के लिए ये ठीक एटमॉस्फेयर नहीं है। आपने सर्दियों में कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों से बचाना है। जो आप घरेलू सतह पर कर सकती हैं वो ये कर सकती हैं कि ऊन यानी कि जिसमें से बारीक बारीक छोटे छोटे धागे उड़ते हैं ना, आपने कई स्वेटर देखे होंगे, कई ब्लैंकेट्स जो होते हैं, कंबल जो होते हैं, उसमें से बारीक फाइबर उड़ता है, पॉलन जो जिसे कहते हैं, ठीक है, ये एस्थमा को ट्रिगर करता है। तो जो एस्थमा का पेशेंट है आपने उसको रज़ाई देनी है, ठीक हो गया। अगर आप उसे कंबल देंगे, कंबल से बारीक ऊन निकलेगी और वो मरीज के एस्थमा को ट्रिगर करेगी। सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि एस्थमा के पेशेंट के सामने आपने परफ्यूम नहीं लगाना, आपने उसके सामने किचन से रिलेटेड जो ज़्यादा खुशबू वाले काम है वो नहीं करने। आपने अपने घर में अगर कोई जानवर है तो मरीज़ या अपने प्यारों से, इंसानों से ज़्यादा प्यारे नहीं होते, ठीक है, तो आपने जानवर कंप्रोमाइज़ करने, जानवर किसी को दे दें, और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि जानवर जहाँ पे है वहाँ आना जाना थोड़ा कम कर दें। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जो पेशेंट हैं, ठीक है, अगर लेट सपोज मैं पेशेंट हूँ, आप पेशेंट हैं, ठीक है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपने सुबह या शाम में 1 कप पानी नीम गर्म या अच्छा गरम जिसमें से भाप उड़ रही हो, आपने वो लेना है। चाहे आप उसमें आधा चम्मच शहद डाल लें, चाहे आप उसमें आधा चम्मच जो शानदार डाल लें, चाहे आप होममेड जो घर के बने हुए खांसी के जो शांदे होते हैं, यानी कि इलायची, सौंफ वगैरह, आप वो पी लें। मैटर ये करता है कि आपने वो 1 कप गरम पानी पीना है, चाय जितना गरम पानी पीना है। वो इसलिए पीना है क्योंकि आपकी जितनी भी एलर्जी होगी ना, वो सारी वो उसको पीछे धकेलेगा और उसको रिलैक्स करेगा, ट्रिगर नहीं होने देगा। एस्थमा एक कहते थे जी, मशहूर कहावत थी या मिसाल थी कि जी दमा दम के साथ जाता है। वक्त बदल गया है, दमा अब ज़रूरी नहीं है कि जी दम के साथ जाए। अगर 10 साल से पहले बच्चे को किसी को शुरू हो गई है तो इसके बहुत हद तक चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं कि वो बच्चा जब 10 से 12 साल की उम्र तक जाएगा तो उसका एस्थमा रिवर्ट हो सकता है। अनटिल अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है या आपने सही टाइम पे सही क्योर नहीं की है तो एस्थमा फिर नहीं जाएगा। एस्थमा अगर किसी बूढ़े को हो गया है तो आपने उसकी, हम ना बेसिकली एलर्जी है, एलर्जी सारी ज़िंदगी रहती है, ठीक है। जिस तरह हाथों पे एलर्जी होती है, पैरों पे एलर्जी होती है, स्किन पे एलर्जी होती है, तो हम बहुत कैजुअली कहते हैं कि हमें इस चीज़ की एलर्जी है। तो लेकिन एस्थमा से रिलेटेड ना हमारे दिल में बहुत डर बैठ गया है कि जी ये हमें क्योंकि बताया नहीं गया कि एस्थमा बेसिकली है क्या। एस्थमा आपके लंग्स की एलर्जी है, आपके नाक की एलर्जी है, आपके सांस के रास्ते की एलर्जी है, जो किसी भी ऐसी चीज़ से ट्रिगर हो सकती है जो कि उसको पसंद ना आए। तो एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए जिस तरह आप एंटी एलर्जी लेते हैं, इस तरह आप सर्दियों में या एस्थमा के अपने फेज़ के दौरान जो भी एंटी एलर्जिक मेडिसन है वो आप रख सकते हैं। मोंटी का जो टैबलेट होती है, ठीक है, मोंटिलोकास्टे जो उसका सॉल्ट है, आप अपने घर में वो रखें। एंटी एलर्जी टैबलेट या सिरप आपके घर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। और अगर आपका इनिशियल डेज से आगे निकल चुका है एस्थमा तो आपका डॉक्टर की एडवाइस पे इनहेलर ज़रूर होना चाहिए। नेबुलाइज करने का सामान आपके घर में मौजूद होना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नेबुलाइजर मशीन आपके पास नहीं है तो आपने जो गर्म पानी की भाप होती है वो लाजमी लेनी है। वो सादे पानी की ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ले सकते हैं, थोड़ा सा विक्स डाल के ले सकते हैं। आपने सर्दियों में गर्म कपड़े तो पहनने, लेकिन वो कॉटन के कपड़े पहनने, ऊन के कपड़ों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है।
रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई देसी चीज़ जो है ना, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, आपने वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन ए हो, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि जो नट्स होते हैं, आपने वो खाने। आपने खट्टी और ठंडी चीज़ों से बच्चों को अवॉइड करवाना है, यानी कि पेशेंट को अवॉइड करवाना है। बच्चों से मेरे जहन में यूँ आ रहा है कि बच्चे ज़रा ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों पे, और बच्चे ज़रा ज़्यादा सफ़र होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को खट्टी चीज़ें नहीं देनी है, ठंडी चीज़ें नहीं देनी है, केचप नहीं देना। सम टाइम आप नोटिस करें कि अगर बाज़ार से मिलने वाले जो सस्ते बिस्किट होते हैं, जो चॉकलेट या क्रीम वाले बिस्किट होते हैं, अगर वो खाने के बाद आपके बच्चे को खांसी हो गई है तो आपने वो भी नहीं देने। बाज़ार के बने हुए चिप्स और पापड़ नहीं देने। ये सारी चीज़ें अस्थमा को ट्रिगर करती हैं। अगर आप मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने फ़ेस किए हैं और जिसके लिए मैंने बहुत अरसे से सोचा था कि मैं अवेयरनेस वीडियो बनाऊंगी, लेकिन डू और डोंट्स के साथ। सिर्फ मसला नहीं बताऊंगी, मैं उसका हल भी बताऊंगी। इन हल को लेकर मैं पिछले 2 साल से अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने सोचा कि जो जो एहतियात मैं कर रही हूँ और जिसके वजह से पिछले 2 सालों में मुझे कोई मसला नहीं फेस करना पड़ा, कोई अटैक नहीं आया अस्थमा का, उसको मैं आपको भी बताऊं कि ये चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ दवाई तो बिल्कुल एक 5% प्ले करती है ना अस्थमा में, बाकी 95% तो आपकी एहतियात करेगी रोल प्ले। तो 95% क्या एहतियात हो सकती थी वो मैंने आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपसे रेलिवेंट लगती है मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं मज़ीद भी आपसे डिस्कस करूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।